आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 में कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का कोर्स लागू है उसकी प्रश्नावली 3.4 और उसका आज हम पढ़ेंगे भाग 1। और इस प्रश्नावली के अंदर हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कक्षा 10 का कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि अब तक हमने ग्राफीय विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। उन दोनों विधियों में क्या था कि या तो हमें दो रैखिक समीकरणें दी हुई होती थी या फिर हमें एक समस्या दी हुई होती थी, जिनसे हम पहले रैखिक समीकरण बनाते थे और फिर उन समीकरणों को या तो ग्राफीय विधि से हल करते थे और या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। और उन्हीं प्रोसेस, दोनों विधियों के सेम प्रोसेस के आधार पर विलोपन विधि है। तो देखो विलोपन विधि में भी वही तरीका है। क्या होता है कि इस विधि में दो चरों वाली दो रैखिक समीकरण दी हुई होती है कि या तो हमें दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणें दी हुई होती, अब चर x y हो सकता है, s और t हो सकता है, p और q हो सकता है, कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो इस विधि में हमें दो चरों वाली दो रैखिक समीकरण दी हुई होगी या फिर किसी समस्या से पहले समीकरण बनानी पड़ती है फिर हल करते हैं। तो विलोपन विधि में भी वही सेम प्रोसेस है कि या तो आपको दो समीकरणें दी हुई होगी और साफ साफ लिखा होगा इन दोनों रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर आपको एक समस्या दी हुई होगी कि इस समस्या को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमें उस समस्या में से दो रैखिक समीकरणें बनानी है और फिर हमें उनका विलोपन विधि से हल करना है। हल करना मतलब कि जो भी उसमें चर होता है उसका मान निकालना। x और y होता है तो xy का मान निकालो, p और q है तो pq का मान निकालो, s और t और st का मान ज्ञात करना होता है। चलिए अब विलोपन विधि को हम स्टेपों की सहायता से पढ़ते हैं और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अब मैं जो एग्जाम्पल करवा रहा हूं और ये जो विधि करवा रहा हूं, इस विधि को आप 1 से 2 बार अपनी कॉपी में मेरे करवाने के बाद स्वयं कर लेना, तो गारंटी से विलोपन विधि का इससे आसान तरीका नहीं है। और ये बात और है कि ये जो मैं विधि करवा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए की हुई है। ये जो हिंदी लिखी हुई है ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई है, ताकि आप इस तरीके को 1-2 बार पढ़ो और फिर यदि क्वेश्चन करते हो तो विलोपन विधि अपने आप आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। तो चलिए देखो स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि अब देखो जैसे हमने ये दो समीकरणें ले ली है और हमें इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो क्या होगा, समीकरण है x + y = 5, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और दूसरी है 2x - 3y = 4, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सर्वप्रथम दोनों रैखिक समीकरणों के चर, इसमें चर क्या है x y, इसमें भी x और y, तो इन दोनों समीकरणों के चर क्या हो गए x और y हो गए, को बराबर करते हैं। सर्वप्रथम दोनों रैखिक समीकरणों के चर को बराबर करते हैं। देखो कैसे, आपको क्या करना है, एक चर को बराबर करना है। सर्वप्रथम दोनों रैखिक समीकरणों के चर x या y को बराबर करते हैं। या तो आप x को बराबर कर लेना, आप चाहो तो x को बराबर कर सकते हो और आप चाहो तो इन दोनों y को बराबर कर सकते हो। कैसे, यहाँ तो है x अकेला और यहाँ कितना है 2x। यदि आप x बराबर करते हो तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2x करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि आप चाहो कि मैं तो y को बराबर करूंगा तो y को क्या करोगे, यहाँ 1y है और यहाँ 3y है, यहाँ कितना है 3y, तो आपको यहाँ भी 3y करना पड़ेगा। आप चाहो तो x को बराबर कर लेना और आप चाहो तो y को बराबर कर सकते हो। देखो तो हम इसमें क्या करते हैं, अब यदि मैं x को बराबर करता हूँ, चलो देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो यदि मैं इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 2x और 2x बराबर हो गए। किसी भी एक चर को हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस समीकरण को 2 से गुणा करता हूं तो x को 2 से किया 2x + y को 2 से किया 2y और 5 को 2 से किया 10, ये क्या बन गई समीकरण नंबर 3। सेम यही प्रोसेस रहती है, यही तीनों स्टेप करने में प्रत्येक विलोपन विधि के क्वेश्चन के अंदर, और हम आसानी से हल निकाल लेंगे। देखो अगला,
अब हमें जो भी समीकरण मिलती है, आपको x, आपने x बराबर किया x कर लो, y करना चाहते तो y कर लो। एक भी किसी भी समीकरण को एक संख्या से गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा, और उस जो भी समीकरण बनेगी उसको क्या मान लेते हैं, 3 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब देखो, अब स्टेप फर्स्ट से प्राप्त समीकरण नंबर 3, स्टेप फर्स्ट में आपको जो भी समीकरण प्राप्त हुई है, समीकरण 3 के साथ बची हुई समीकरण, अब यहां तक देखो कि भाई स्टेप फर्स्ट समझ में आ गया, हमने समीकरण 3 बना ली, हो गया काम। अब स्टेप फर्स्ट से प्राप्त समीकरण 3 के साथ बची हुई समीकरण, जैसे आपने 3 नंबर समीकरण बनाई, वो किस समीकरण की सहायता से बनाई, समीकरण 1 की सहायता से बनाई। तो इन दोनों समीकरणों में से आपने किस समीकरण का उपयोग कर लिया, आपने समीकरण 1 का उपयोग कर लिया। तो बची कौन सी, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बच गई। और यदि मैं क्या करता, समीकरण 2 का प्रयोग करता तो समीकरण नंबर 1 बच जाती। तो समीकरण नंबर 3 कैसे बनेगी, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण की सहायता से बनेगी। तो एक की सहायता से बनेगी, वो तो हमने काम ले ली, उसके बाद जो बची हुई समीकरण होगी ना, उसकी बात कर रहा है ये कि स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण 3 के साथ बची हुई समीकरण, जो भी समीकरण बच जाती है उस समीकरण को घटाते या फिर जोड़ते हैं, कि भाई या तो घटा सकते हो या फिर जोड़ सकते हो। अब सवाल आता है कि भाई क्या पता चलेगा हमें कि समीकरण को घटाना है या फिर जोड़ना है, क्योंकि इसमें तो बोल सका है घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो उसके लिए देखो मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका, ट्रिक मान सकते हो आप, ट्रिक बताता हूं, मैंने नोट लिख के यहाँ लिख रखा है। देखो हमने यहाँ किसको बराबर किया था, x को बराबर किया था। अब देखो ये समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, और 3 नंबर समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x बराबर कर लिया ना हमने, ठीक है। हमने जिस चर x या y को बराबर किया है, हमने किस चर को बराबर किया है, x को। इसमें 2x थे तो इसमें भी हमने 2x कर लिए, तो x को बराबर किया है ना। और यदि हम y को भी कर सकते थे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मैं आपको y को बराबर करके भी एग्जाम्पल दूंगा, तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि हमने जिस चर x या y को, जिसको भी बराबर किया है, आपने बराबर किया है, उसके चिन्ह आपने 2x बराबर किया है 2x के, हो गया बराबर। उनके चिन्ह एक समान, प्लस प्लस या माइनस माइनस। देखो कैसे, आपने 2x बराबर किया है ना, इन दोनों के चिन्ह देखो, 2x प्लस का, 2x प्लस का। यदि प्लस प्लस, या तो दोनों प्लस प्लस के हो और या फिर दोनों किसके हो, माइनस माइनस के। जैसे ये भी माइनस का हो या फिर ये भी माइनस का हो। तो जब चिन्ह क्या हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, मतलब कि एक समान चिन्ह, कैसे हो, एक समान, उनके चिन्ह एक समान, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तब घटाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि कब घटाएंगे या फिर कब जोड़ेंगे, तो चीज समझ में आ गई कि आपने जिस भी चर को बराबर किया है, यहाँ x को किया है, तो आपको क्या देखना है, यदि इन दोनों के चिन्ह एक समान है, चाहे तो प्लस प्लस रहे और चाहे या फिर माइनस माइनस रहे, कि जब ये दोनों चिन्ह बराबर होते हैं तब तो समीकरण घटाते हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि हम ये सीख रहे थे कि घटाते कब है, जोड़ते कब है। तो आपको क्या देखना है, आपने जो भी चिन्ह बराबर किया है ना, उस जो भी आपने चर बराबर किया है, उसके यदि चिन्ह एक समान है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। चाहे तो इसमें से ये घटा लेना और चाहे इसमें से ये घटा लेना, किसी भी समीकरण को किसी में से घटा लेना, लेकिन घटाएंगे, ठीक है। या फिर 2 नंबर क्या है कि घटाते समझ में आ गया, घटाते कब है। अब जोड़ना क्या है, जोड़ेंगे कब, देखो हमने जिस चर x या y को बराबर किया है, तो यहाँ हमने x को बराबर किया है, उनके चिन्ह विपरीत, एक का प्लस, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, या फिर पहले का माइनस दूसरे का प्लस, कोई भी विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस का हो जाए एक माइनस का, चाहे पहला प्लस हो चाहे पहला माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस यदि होता है, किया जाता है, तो उनके चिन्ह विपरीत हो तो तब जोड़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यदि जो भी आपने चर बराबर किया है उसके चर विपरीत है, प्लस और माइनस है, तब तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। और यदि उनके चर एक समान है, x या फिर माइनस माइनस, तब समीकरणों को घटाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, बस विलोपन विधि यहीं पे एंड हो जाती है। देखो कैसे,
एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके नौबत आती है घटाने की, तब नौबत किसकी आती है? यदि घटाने की आपकी नौबत आती है तब आपको क्या करना पड़ता है? देखो, घटाते समय चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बस। आप जब भी घटाते हो, अब घटाओगे कब? जब दोनों समीकरणों के दोनों चर हैं वो एक समान होंगे। आपने जो भी चर लिया है उसके चिन्ह यदि एक समान होंगे तब हम घटाएंगे। ये हमें समझ आ गया। तो बस एक बात और याद रखनी है कि जब हमारे नौबत आ जाए कि अब भाई इस समीकरण को इसमें से घटाना है, तब इतना याद रखना कि हमें क्या करना है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज कर देना है। प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। अभी करेंगे हम इसी क्वेश्चन के अंदर। ये उदाहरण जो मैंने लिया है इसी बेस पे लिया है, इसलिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। चलो देखो, तो अब यहाँ देखो, अब हमें इन दोनों में से घटाएंगे या जोड़ेंगे? हमें क्या करना है कि हमने जिस चर को बराबर किया है उसके चिन्ह एक समान, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो अब घटाते हैं। तो देखो, हमने x को बराबर किया है तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हमारी नोट फर्स्ट काम आ रहा है कि भाई दोनों बराबर है, तो समीकरणों को घटाएंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर देखो, तो समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। और यह समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यदि समीकरण घटाएंगे तब हमने क्या बोला था कि एक चीज और याद रखनी है आपको कि घटाते समय चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो नीचे वाली समीकरण का चिन्ह परिवर्तन करना है। 2x प्लस का था, माइनस कर दो। 3y माइनस का था, प्लस कर दो। 4 जो प्लस का था, माइनस कर दो। समझ में आ गया? अब हम इस घटाव को या फिर बाकी को कर लेते हैं। देखो, 2x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा? ये तो कट गया। अब ये पहले माइनस का था लेना, प्लस का हो गया, तो प्लस का 3y और प्लस का 2y, कितना बचा? प्लस का 5y बराबर 10 प्लस का और माइनस का 4, तो कितना बचेगा? 6। तो y बराबर कितना आ गया? 6/5। 6/5 कैसे आया? ये y का मान हमें निकालना है, हमें x और y का मान निकालना था, तो हमें y चाहिए। 5 जो गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में, तो 6 के भाग में आ गया, तो y बराबर कितना आ गया? 6/5। समझ आ गया? तो अब ये स्टेप होता है, इस स्टेप में हमें क्या होता है कि x को बराबर किया है तो हमें y का मान मिल जाएगा, और यदि हमने y को बराबर किया हुआ होता तो x का मान मिल जाएगा। मतलब इस स्टेप के अंदर हमें एक चर कोई सी भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या होता है कि स्टेप 2 से प्राप्त मान को, स्टेप 2 में आपको जो भी चर का मान मिला है, x का मिला हो चाहे y का मिला हो, किसी भी चर का आपको यदि मान मिल गया है, उस मान को हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 से प्राप्त मान को किसी भी समीकरण मतलब कितनी समीकरण है हमारे पास? 1 2 3। आपने यहां जो भी चर का मान निकाला है उस मान को आप किसी भी समीकरण 1 2 3 तीनों में कहीं भी रख दो। x का निकाला है तो x की जगह रख दो, और y का निकाला है तो y की जगह रख दो, आपको बचे हुए चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण में रखने पर बचे हुए चर का मान प्राप्त हो जाता है। क्यों बचे हुए? कैसे? यहाँ y का मान मिल गया तो x बच गया, उसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखो चेक करते हैं, y का मान 6/5, तो मैं क्या लिखता हूं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, आप 2 या 3 में भी रख सकते हो। तो देखो x प्लस y था, y की जगह मैं क्या रख लेता हूँ? 6/5 रख लेता हूँ, और बराबर में कितना चल रहा है? 5। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे? x बराबर 5 माइनस ये प्लस का है तो 6/5 किसका आ जाएगा? इधर आके माइनस का हो गया। अब देखो हमें इस बाकी को करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे। अब एलसीएम कितना आया? 5 आ गया, ठीक है। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा तो कितना आ गया? 25। माइनस तो माइनस आ गया। 5 का 5 में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 1 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। तो हमारे पास कितना बचा? 25 में से 6 गए, कितना बचा? 19 और 5, मतलब कि हमारे पास x का मान तो कितना आ गया? 19/5, और y का मान कितना आ गया? 6/5।
इस तरीके से ये विलोपन विधि थी। हम 3 स्टेपों के अंदर एकदम आसान तरीके से x और y जो भी चर दिया हुआ होता है उसका मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन और ग्राफीय उन दोनों विधियों से एकदम आसान है। अब इस विधि हमने जो ये क्वेश्चन किया है, ये इसका जो पहला प्रश्न है, इसका पहला पॉइंट हमने कर लिया। इसके अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमने जो पहला पॉइंट है वो एग्जाम्पल की सहायता से हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिख के कर लिया है। आप इस लैंग्वेज की सहायता से जितने भी इसके क्वेश्चन हैं एक बार इसको पढ़ना और फिर आप करोगे तो एकदम आसानी से विलोपन विधि सीख जाओगे। और विलोपन विधि के एग्जाम में आने की हर बार प्रबल संभावनाएं रहती है। तो अब हम करते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसके बचे हुए 3 पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर और कर लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, आपको 4 पॉइंट दिया गया, उनमें 2-2 समीकरण इस हिसाब से दी गई है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो अब क्या है कि विलोपन विधि तो हम सीख रहे हैं और इन सभी प्रश्नों को मैं आज विलोपन विधि से हल करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि है जो हमने प्रश्नावली 3.3 के अंदर एकदम अच्छे से पढ़ी हुई है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करनी है। और ये खुद बोल रहा है कि अब इसका यह मकसद नहीं है कि यहाँ उपयुक्त कौन सी आपको बताना है, बस आपको अभ्यास कराने का है इसको कि ये जो समीकरण है इसको यदि हम बोलेंगे तो प्रतिस्थापन से भी बच्चे हल करके देख लेंगे, ताकि ये कोई फिक्स नहीं होता है कि ये समीकरण सिर्फ विलोपन से ही हल होगी। ये समीकरण ग्राफीय विधि से भी हल हो सकती है, ये समीकरण प्रतिस्थापन से भी हल हो सकती है, ये समीकरण विलोपन से भी हल हो सकती है, और यह समीकरण आगे जो हम 3.5 में पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि उससे भी हल हो सकती है। तो जो 2 रैखिक समीकरणें होती है वो हमें चारों विधियों से हल कर सकते हैं। इसीलिए इसकी कोशिश रहती है कि ये जो क्वेश्चन है यदि बच्चे प्रतिस्थापन से भी करेंगे तो कुछ अच्छा सीखने को उनको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंटों को प्रतिस्थापन विधि से खुद करना है। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से वीडियो इन प्रश्नों को दोबारा प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो इस चारों पॉइंटों को मैं विलोपन विधि से हल करके बता देता हूं। और चलो देखो, और एक बात और कि एक बच्चे ने एक दिन कमेंट किया था कि सर आप जो ये कोर्स पढ़ा रहे हो ये कहीं पुराना कोर्स तो नहीं है, या फिर हम जो ये कोर्स देख रहे हैं ये पुराने वीडियो तो नहीं देख रहे हैं कहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जो देख रहे हो, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 5 जून 2021, तो 5 जून 2021 जो आप वीडियो देखोगे उससे थोड़े ही दिन पहले है, और जून 2021 में नया एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है। तो आप जो वीडियो देख रहे हो वो एकदम नया है, और जो एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ रहे हो वो भी एकदम नया जो आरबीएसई में लागू हुआ है वो कोर्स है। और उसके प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम है। और देखो ये जो हमने सब प्रश्नावलियाँ पढ़ रखी है ये सब 2021 में जो नया एनसीईआरटी का कोर्स है उसी के अंदर दी हुई है। देखो आप बुक्स देख सकते हो अच्छे से। और ये देखो ये जो कोर्स पढ़ाते हैं हम किताब से ही पढ़ाते हैं। ये देखो प्रश्नावली 3.4 जिसमें अच्छे से आपने देखा होगा, देखो पीछे लिखा हुआ है विलोपन विधि। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं पुराना है, या मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ यही नया कोर्स है, क्योंकि हमने बुक भी परचेज कर ली है, मार्केट में बुकें उपलब्ध हो गई है। यदि आप भी आसपास से बुक मंगवा सकते हो किसी से, या खुद ला सकते हो तो मार्केट से लेके आ सकते हो, सभी सब्जेक्ट्स की बुक आ गई है, ठीक है। तो आप निश्चित रहें कि ये कोर्स पुराना या नया है इस संकोच में ना रहें। आपका अभी इतना काम है कि आप जितना सिलेबस अभी कवर बिना स्कूलें लगे जितना सिलेबस कवर कर पाते हो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक बात और, ये अब की बार सिलेबस कम नहीं होने वाला, 1% भी सिलेबस को कम नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और रिवीजन पे फोकस करें। अब यदि आप स्कूलें खुलने से पहले 5 चैप्टर भी कर पाते हो मैथ के, तो आपके अब 15 चैप्टर है पूरे कितने चैप्टर है 15, तो 10 ही चैप्टर रहेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा। और इन 5 चैप्टर को यदि आप 2 से 3 बार कर लेते हो, खुद घर पे कर लेते हो, 1-2 बार वीडियो को देख लेते हो, तो कहीं तो फिर मैथ तो आपके 10 ही चैप्टर की बचेगी। इस हिसाब से हम 10 से स्टार्ट कर रखे हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो भी मैं अभी 1-2 दिन के अंदर डेली वीडियो मिलेंगे आपको, तो 2 या 4 दिन के अंदर हम 10 कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है नरेशन और वॉइस भी कंप्लीट कर लें, तो आपको इसका भी फायदा मिलेगा। चलिए विलोपन विधि फोकस करते हैं वापस। तो विलोपन विधि है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने स्टेप फर्स्ट क्या था कि दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर को आपको बराबर करना है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है।
तो यदि मैं x को बराबर करने की कोशिश करूं तो देखो इसको मैं 2 से गुणा करता हूं तो 6 हो जाएगा 6x। अब ये तो 2x है, तो भाई क्या करूं, यदि मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं 6x हो गया, और इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो 2 को 3 से करेंगे 6x, तो 6x बराबर हो जाएगा और हमारा काम है हो जाएगा। लेकिन अब यदि हम x को बराबर करते हैं तो दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों समीकरणों को इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम पहले y को देख लेते हैं, यदि और कोई औजार नहीं रहता है तो हम x को रख लेंगे। y को देखते हैं, यहाँ 4y है और यहाँ 2y है। अब यदि मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ 4y, तो चर बराबर हो गया। हमें किसी भी एक चर को बराबर करना था, तो यहाँ यदि x बराबर करते हैं तो 2 बार गुणा करना पड़ रहा है, जबकि y बराबर करते हैं तो सिर्फ एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण में y को गुणा करते हैं। देखो, तो अब आपको वो सभी लैंग्वेज नहीं लिखनी, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर याद दिलाता रहूँगा स्टेप, तब आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। हम पहले स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, तो हम सीधा लिख देंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 2 को 2 से किया तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है, तो 2x का कितना हो गया 4x, माइनस 2 का कितना हो गया 4y, और बराबर 2 का भी कितना हो गया 4, या हुई समीकरण नंबर 3। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने जो भी समीकरण प्राप्त किए हैं 3, उसको बची हुई समीकरण, तो आपने ये समीकरण काम में ले ली, तो बची हुई समीकरण कौन सी रहेगी, ये बची हुई समीकरण है। क्या था कि समीकरण स्टेप 1 से प्राप्त समीकरण 3 को बची हुई समीकरण के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे उसके लिए हमने नोट लिखा था, नोट में लिखा हुआ था यदि आपने जो भी चर बराबर किया है, कौन सा बराबर किया है, y बराबर किया है 4y, उसके चर यदि उसके चिन्ह यदि एक जैसे हैं, एक समान है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब तो घटाते हैं, और यदि अलग अलग है तब जोड़ते हैं। तो चेक करिए, प्लस का 4x 4y, माइनस का 4y, तो अलग अलग है ना। अब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरा था नोट के अंदर दूसरा पॉइंट था कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उन दोनों को जोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 3 से जोड़ना है। अब एक बात और थी, यदि आप घटाते हो तब तो चिन्ह परिवर्तन करना है, और यदि आप जोड़ते हो तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करना। तो जोड़ते टाइम ये भी फायदा हो जाता है कि एक स्टेप हमारे पास कम होता है कि हमें सीधा इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों समीकरणों के चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, देखो अब ये जो हिंदी है ये क्यों लिखनी पड़ती है, इसीलिए लिखनी पड़ती है यदि आप मैथ्स में 100 नंबर चाहते हो या 99 या 98 तक चाहते हो तो हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ये प्रश्न है, अब हिंदी हम लिख के करते हैं तो अगले को यदि नहीं भी आ रहा होता है तो भी अगला कर सकता है। क्योंकि देखो ये समीकरण थी, हमने समीकरण 3 बना लिया, तो यदि हम यहाँ नहीं लिखते कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो अगले को पता थोड़ी चलता, हम ये लिखते नहीं और सीधा इसको ऐसे बना देते तो पता ही नहीं चलता। जबकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तब ये समीकरण बनी, अगला बोलेगा हाँ भाई 2 को गुणा करेंगे, आ गया। अब हम लिख देंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो हमें जोड़ना है 3x प्लस 4y बराबर 10, और एक ये समीकरण 4x माइनस 4y बराबर 4। अब जोड़ते टाइम आपको याद है चिन्ह परिवर्तन करना नहीं है, तो सीधा जोड़ देते हैं 3x प्लस का और 3x प्लस का, तो कितना हो गया 7x। अब ये प्लस और माइनस तो ये जुड़ेगा तो कट जाएगा आपस में, बराबर ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा 14, ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x बराबर 2। अब हमारा स्टेप 3 क्या था कि जो आपने स्टेप 2 के अंदर मान प्राप्त किया है उस मान को आप किसी भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 में 2 में 3 में, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, बचे हुए चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बचा हुआ चर कौन सा है, हमें x का मान मिल गया, तो कौन सा चर बच गया, y बच गया। तो हम यदि x की वैल्यू इन तीनों में से कहीं भी रख देते हैं तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी रख लेते, तो एक में ही रख लेते हैं कि समीकरण
सॉरी यहाँ पहले लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x3 x की जगह 2 प्लस 4y बराबर 10। तो देखो 3 2 कितना हो गया 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर कितना बचेगा 10, इधर प्लस का इधर आके 6 माइनस का, तो 4y बराबर कितना बचा 10 में से 6 गए 4, तो y बराबर कितना बचेगा 4/4 या फिर y बराबर 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये एकदम आसान सी है विलोपन विधि, इसलिए मैं बोल रहा था विलोपन विधि एकदम आसान होती है। अब हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 और तथा y बराबर 1 होगा। तो विलोपन विधि एकदम आसान है। अब हम करते हैं इसी विधि से पहले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0 और एक है 9x बराबर 2y + 7 बराबर 0। देखो अब हमें क्या करना है कि हमें इन समीकरणों को एक तरफ ले जाना है पहले। तो हम क्या करेंगे, देखो 3x - 5y, ये 4 इधर प्लस का है, इसको इधर लिख लेता हूँ। अब ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको देखो, इसको अब x y को एक तरफ ले जाना है, अचर राशि को दूसरी तरफ। तो 9x तो प्लस का है, इस y को हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 2y हो गया और बराबर ये साथ इधर प्लस का है, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें मिल गई दो रैखिक समीकरण, दो चरों वाली, x और y इसमें चर है। अब हमें क्या करना है, वही स्टेप फर्स्ट करिए, या तो आप x को बराबर करिए और या आप y को बराबर करिए। देखो अब मैं पहले करता हूँ x को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ 9x है और यहाँ 3x है, तो क्या करूँ, यदि मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 9x हो जाएगा और ये भी 9x। तो यही कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, ये भी थोड़ा अच्छा रहेगा, लैंग्वेज जितनी अच्छी लिखोगे उतनी अच्छी। दोनों पक्षों मतलब ये पक्ष भी और ये पक्ष भी, LHS और RHS दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, देखो अब 3 से गुणा करोगे तो 3x था, वो तो कितना हो गया 9x, माइनस 5 को 3 से किया 15y और बराबर 4 को 3 से करेंगे 12, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब हमारा स्टेप क्या था कि स्टेप 1 में प्राप्त समीकरण को बची हुई समीकरण, तो बची हुई कौन सी है, ये समीकरण नंबर 2, तो बची हुई समीकरण के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि बची हुई समीकरण को समीकरण 3 से या तो जोड़ना है और या फिर घटाना है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि आपको देखना है जो भी चर आपने बराबर किया है, किसको किया है 9x, उसके चिन्ह देखिए, यदि एक जैसे हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तब तो घटाते हैं, और यदि चिन्ह क्या है अलग अलग है तब जोड़ते हैं। तो चेक करते हैं 9x प्लस, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। और घटाते टाइम एक बात और याद रखनी थी कि चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण, हम कर लेते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर देखो 9x - 15y बराबर 12 की समीकरण 3 सी, समीकरण 2 9x - 2y बराबर 7। अब घटाते टाइम में क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। तो चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे, नीचे वाले समीकरण का प्लस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो 9x प्लस 9x माइनस आपस में कैंसिल, ये माइनस 15y है और ये माइनस पहले था प्लस हो गया, प्लस का 2y है, तो कितना बचेगा माइनस का 13y बच गया ना, क्योंकि माइनस का 15 और प्लस का 2। इधर देखो, इधर प्लस का तो है 12 और माइनस का है 7, तो 12 में से 7 के कितना बचा 5, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/13, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि स्टेप 2 से प्राप्त मान को
किसी भी समीकरण, चाहे हम इसमें रख सकते हैं, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 1 नंबर में, किसी भी समीकरण में आप इस मान को रख दीजिए और आपको बचे हुए चर x का मान मिल जाएगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, मैं इस मान को रख देता हूँ समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं रखता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो तो 3x माइनस 5 पहले से है, इधर गया 5/13, वो भी किसका, माइनस का, और बराबर में क्या है 4। देखो तो 3x बराबर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 25/13, ठीक है, और इधर बच गया 4। अब हमें क्या करना है, x चाहिए तो हम क्या करते हैं 3x को एक साइड रख लेते हैं और 4 इधर प्लस का इधर आ गया, 25/13 किसका हो गया, माइनस का। अब यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ 1 मान लेते हैं और दोनों को एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके कितना आएगा 13। अब 13 को मैं किससे करूँगा, 1 का भाग दूंगा 13 में, कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 को 4 से गुणा किया, 13 चौक 52, 13 का 13 में भाग 1 बार, माइनस 1 बार भागे 1 को 25 से किया 25, बराबर कितना है यहाँ पे हमारे 3x। तो 3x बराबर हमारे पास कितना बचा, 52 में से 25 गए, कितने बचे 27, 27/13 बच गया। अब देखो अब हमें तो x चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 गुणा में किस में आएगा, भाग में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो x बराबर कितना होगा 27/13, ये गुणा ये भाग में आएगा तब यहाँ आ जाएगा भाग में। अब देखो कट रहा है किससे, 9 से, 9 3 27, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/13, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। हम लिख देंगे अतः है x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13 होगा। तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब करते हैं इस क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट 4 नंबर। अब हम करते हैं इसका अंतिम पॉइंट। तो देखिए एक विलोपन विधि के अंदर बता देता हूँ कि विलोपन विधि यदि एग्जाम में आएगी तो या तो एग्जाम में सीधा कोई समस्या दी हुई आएगी और बोलेगा कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, तो हमें क्या करना है, पहले उस समस्या को हल करना है, उसकी 2 समीकरणें बनानी है, फिर उनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ये है इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2, जिनमें से प्रश्न एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। अब यदि जब 2 समीकरणें हमें खुद दे दे अगला और फिर बोले कि आप इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, तब आपको इस टाइप की समीकरण मिलेगी। एकदम आसान 2 समीकरणें देखिए, विलोपन विधि नहीं पूछेगा एग्जामिनर, पहले आपको इस टाइप की समीकरणें मिलेगी जिनको आपको क्या करना है, हल करना है, भिन्नों के अंदर मिलेगी, और फिर को आपको एकदम सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 2 समीकरणें बनानी है, फिर उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम पहले समीकरण बनाएंगे और फिर विलोपन विधि से हल करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगला वीडियो में देखना ना भूलें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का 6 में भाग 3 बार तो 3x प्लस 3 का 6 में भाग 2 बार तो 2 को 2 से किया 4y और बराबर कितना आ गया -1। अब इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, वज्र गुणा, क्या करते हैं वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा मतलब कि तिरछा गुणा, तो 1 से गुणा होगा ये तो बच गया 3x प्लस 4y, ठीक है, और ये -1 से 6 गुणा हुआ -6, ये समीकरण नंबर 1। आगे क्या करते हैं, इस साइड इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का 3 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को किससे किया x से तो 3x, माइनस 3 का 3 में भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को y से किया y बराबर कितना आ गया -3, उसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, यहाँ पे वज्र गुणा करने पर। अब यदि वज्र गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो ये तो गया इससे गुणा, तो 3x - y बराबर -1
9। ये हुई समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब क्या है कि ये जो समीकरणें बन गई, अब हमारे स्टेप चालू करते हैं कि हमें देखना है सबसे पहले कि क्या कोई भी x या y एक भी चर को बराबर करते हैं। तो इसमें देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि इसमें 3x पहले से बराबर है, 3x कि जब यदि पहले से बराबर दिया हुआ होता है तो आपको क्या करना है कि किसी भी समीकरण में कुछ नहीं देखना, ना तो किसी को गुणा करना है, क्योंकि हमें पहला हमारा स्टेप क्या होता है, चर बराबर करना। यहाँ पहले से चर बराबर है तो अब हम सीधे दूसरे स्टेप में पहुँच जाएंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया, ऑलरेडी किया हुआ है अगले का। अब हम दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे कि जो भी चर बराबर है उसको घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं। तो बराबर चर का यदि चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब तो घटाते हैं, और यदि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ते हैं। चेक करिए, 3x प्लस, यदि चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को घटाना है, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखो 3x प्लस 4y माइनस चाहिए क्या है, 3x माइनस वाई माइनस का 9। तो घटाने के लिए एक बात ही हमें ध्यान रखनी थी कि चिन्ह परिवर्तन करते हैं घटाते टाइम, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। देखो 3x कैंसिल आउट, प्लस 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 का 4y प्लस का y, 5y बराबर प्लस 9 माइनस 6, तो प्लस का 3 बच गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3/5। अगला स्टेप क्या था कि आपने जो भी चर का मान निकाल लिया है उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, बचे हुए चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने y का मान निकाल लिया, y इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4 3/5 माइनस 6। देखो 3x प्लस 4 12/5 बराबर माइनस का 6। अब मैं x का मान चाहिए, तो 3x बराबर क्या होगा, -6। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x बराबर इसके नीचे एक एलसीएम कितना आएगा, 5। 1 का 5 में भाग गया 5 बार, 5 को 6 से किया 30, माइनस 5 का 5 का भाग 1 बार, फिर माइनस का 12, माइनस का कितना आ जाएगा 12। अब 3x बराबर हमारे पास कितना आया, -30 और -12 माइनस का 42 और बटा 5। अब देखो हमें क्या करना है, x चाहिए 3 नहीं चाहिए, तो 3 भाग में आएगा तो क्या होगा, देखो x बराबर -42/5, ये तो पहले से, और 3 भी आ गया भाग में। तो देखो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, x बराबर -42/5 पहले से था, ये 3 गुणा में था, किस में आ गया, भाग में। तो अब देखो 3 से कट रहा है, ये 42 को यदि मैं 3 से काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 14 बार, चौकती 42 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, -14/5। तो अतः हम लिख देंगे x बराबर -14/5 और तथा y बराबर कितना आया था, 3/5 होगा। तो ये अंतिम पॉइंट था पहले क्वेश्चन का। आई होप आपको एकदम आसान तरीके से विलोपन विधि को, यदि 2 समीकरणें दी हुई होगी है तब विलोपन विधि से हल करना आपने सीख लिया होगा, और आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार और कर लेना। मेरी गारंटी एकदम आसान विधि है विलोपन विधि। तो अब अगली वीडियो के अंदर इसका तो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम पहले समीकरणें बनाएंगे और फिर हम विलोपन विधि से हल करेंगे, वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। और अभी तक आपने 3.3 तक की वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हो, क्योंकि अब की बार सिलेबस कम नहीं होगा, तो आप अभी से पूरा सिलेबस कवर करना और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर NCERT कक्षा 10 का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।